हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम लोग 2021 फर्स्ट सिटिंग में पूछे गए मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। और बोर्ड के इम्तहान 2023 में या किसी भी बोर्ड के इम्तहान में इन्हीं क्वेश्चंस में से पूछा जाएगा। हो सकता है कि 2021 वाला पूछा जाए, हो सकता है 20 वाला पूछा जाए, हो सकता है 19 वाला पूछा जाए। यानी 5 साल 6 साल के क्वेश्चन के दरमियान में ही सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो को गौर से देखें, समझें, कोशिश करें, बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सके। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों को फ़ायदा पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 2021 फर्स्ट सिटिंग मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 का माध्यिका। इसका माध्यिका निकालना है। माध्यिका या माध्यक दोनों सेम चीज है। माध्यिका कहिए या माध्यक कहिए। तो माध्यिका निकालने के लिए पहला काम ये करेंगे कि ये जो संख्या दिया हुआ है, जो अंक दिया हुआ है, इसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेना है। ठीक है। तो चलिए हम इसको सजाते हैं। सबसे पहले इसमें 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद आपका 6 होगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद 8 होगा, उसके बाद 9, फिर 10, फिर 12। गिन के देख लें कोई छूटा तो नहीं है। 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसमें बहुत ही आसान है। इसमें देखना है कि बीच में कौन आ रहा है। जो अंक बीच में आएगा, सजाने के बाद जो अंक बीच में आएगा वही माध्यक होगा। अगर बीच में 2 अंक आते हैं तो उनका माध्य निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे, यानी उसका माध्य निकाल देंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि बीच में ये दोनों आ रहा है, 7 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है। तो इसलिए इसकी माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माध्यिका बराबर 7 प्लस 8 दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग कर देंगे, बटा कर देंगे। तो बराबर 15/2। 15 का आधा 7.5 हमारा आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 2 में है 9, 3, 4, 7, 2, 9, 6, 7, 9, 9 का बहुलक होगा। बहुलक निकालने के लिए बच्चों देखेंगे कि कौन सा अंक सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो हम देख सकते हैं 9 कई बार आ रहा है। 9 1, 2, 3, 4 बार 9 आ रहा है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इसलिए इसका बहुलक जो है वो 9 आंसर हो गया। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न है, माध्य इतना दिया है, माध्यिका का मान 9 दिया है, बहुलक का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है। इस सूत्र पर हम बैठाएंगे। बहुलक का मान दिया हुआ है कितना, नहीं दिया है, तो बहुलक का मान बहुलक कर देते हैं। 3 गुना माध्यिका का मान 9 माइनस 2 गुना माध्य का मान 8.9। तो ये 27 माइनस 17.8 घटा लेंगे तो 27.0 में से 17.8, ये 2 और 16 में से 7 गया 9 और 1 में से गया 31। तो इस प्रकार 9.2 हमारा आंसर हो गया। 5 नंबर प्रश्न में है 19 और 25 का समांतर माध्य। कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया है। समांतर माध्य बोले या माध्य बोले, दोनों सेम चीज है। तो इसका माध्य हम लोग जानते हैं। माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। 19 प्लस 25 कितना है, 2 है, तो इसलिए बटा 2 करेंगे। 2 आइटम है ना, तो 2 से बटा कर देंगे। तो आपका हो गया 44/2, कट गया 22। 22 हमारा आंसर हो गया। 6 नंबर प्रश्न है, किसी घटना के लिए PE प्लस PE नहीं होता है। तो हम जानते हैं कि PE और PE नहीं दोनों पूरक घटनाएं कहलाती हैं और पूरक घटनाओं का योग हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1। तो इसलिए इन दोनों का योग हमेशा कितना होगा, 1 हमारा आंसर हो गया।
7 नंबर प्रश्न है, दो सिक्कों को उछालने पर दो शीर्ष आने की प्रायिकता। तो मान लिया जाए कि दो सिक्के जब हम उछालेंगे तो क्या क्या बात हो सकती है, क्या क्या संभव परिणाम हो सकते हैं, पहले उसको हम लोग लिख लेंगे। हो सकता है कि पहले सिक्के में हेड आए, दूसरे सिक्के में भी हेड आए, हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि पहले सिक्के में हेड आए और दूसरे सिक्के में टेल आए। या ये भी हो सकता है कि दोनों में टेल आ जाए। या ये भी हो सकता है कि पहले सिक्के में टेल आ जाए और दूसरे सिक्के में हेड आ जाए। तो टोटल 4 परिणाम होंगे। टोटल कितने परिणाम होंगे? 4। तो हमको निकालना है दो शीर्ष यानी दो हेड। तो दो हेड वाला कितना परिणाम है? 1 परिणाम है। और टोटल परिणाम कितना है? 4। इसकी प्रायिकता 1/4 आंसर हो गया। 8 नंबर प्रश्न में है कि कोई ऊर्ध्वाधर स्तंभ है यानी सीधा खड़ा कोई स्तंभ है और उसकी जमीन की छाया ये है। त्रिभुज बना लेते हैं पहले, ठीक है। यह 90 डिग्री बनेगा। तो ये स्तंभ हो गया और उसकी छाया ये हो गया, ठीक है। तो कह रहा है, मान लीजिए ये P है और ये क्या है? B है। ये P होगा, ये B होगा, ठीक है। कह रहा है कि स्तंभ की ऊंचाई छाया की √3 गुनी है, यानी P जो है इसका √3 गुना, इसका √3 गुना B का। तो हम लिख सकते हैं P, B इधर आएगा तो बटा में आ जाएगा, P/B बराबर √3, यानी कि tan थीटा बराबर √3। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? जान रहे हैं बच्चों, आप बताइए। √3 कब होता है? जब tan का मान 60 डिग्री होता है। tan से tan कट गया, थीटा बराबर कितना? 60 डिग्री आंसर। 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यदि A और B अभाज्य संख्या हो तो लॉसो A और B कितना होगा, यानी A और B का लॉसो कितना होगा अगर ये अभाज्य संख्या। तो हम लोग जान लें कि अभाज्य संख्याओं का लॉसो हमेशा उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो इसलिए इसका लॉसो जो है वो निकालने के लिए हम दोनों संख्याओं को गुना कर देंगे। तो A में B से गुना करेंगे तो AB हमारा आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में है संख्या 2.13, 113 और फिर 1113 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, पूर्णांक है या अपरिमेय संख्या है? तो हम जानते हैं कि दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। शांत दशमलव वो होता है जिसका कोई अंत हो, जैसे यहाँ देखेंगे डॉट डॉट दिया है, इसका मतलब इसका कोई अंत नहीं है, तो ये अशांत दशमलव है। अशांत दशमलव भी 2 प्रकार के होते हैं। एक वह जो निश्चित अंतराल पर बार बार दोहराता है, बार बार वही अंक रिपीट होता है, ठीक है, निश्चित अंतराल पर। और एक वो जो दोहराता भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो जो दोहराता है वो परिमेय संख्या होता है, यानी जो अशांत आवर्ती होता है, आवर्त होता है, दोहराता है, वह परिमेय संख्या होता है। और जो नहीं दोहराता है, अनावर्ती होता है, अनवसानी होता है, वो अपरिमेय होता है। तो यहाँ देख रहे हैं 13 है, फिर 113 है। 13 तो आ रहा है लेकिन निश्चित अंतराल पर नहीं आ रहा है। पहले 13 है, फिर 113 है, फिर 1113 है। ये दोहरा नहीं रहा, आवर्ती नहीं है, इसलिए यह कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या हमारा आंसर है। 13 नंबर प्रश्न है यदि m एक धन पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक का रूप होगा। इसमें ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 4m + 2, 4m + 2। तो जाहिर सी बात है वो विषम नहीं होगा। विषम उसको कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, सॉरी, विषम उसको कहते हैं जो 2 से नहीं कटे। तो 4m + 2 तो 2 से कट जा रहा है, इसलिए वो होगा नहीं। तो इसलिए इसमें जो तीसरा ऑप्शन है सी नंबर 4m + 1 वही इसका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 हो। ये हम लोग जान लें, x + 5, यहाँ x का घात कितना है? 1, तो ये रैखिक बहुपद है। यहाँ x का घात कितना है भाई?
2 है, तो ये द्विघाती बहुपद है। यहाँ x का घात 3 है, ठीक है, तो ये त्रिघाती बहुपद है। इसी प्रकार आगे बढ़ता चला जाएगा। तो किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है जितना कि उसका घात होता है। तो इस प्रकार रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होगी। क्यों? क्योंकि रैखिक बहुपद का घात 1 होता है। द्विघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होगी क्योंकि उसका घात 2 होता है। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या, तो रैखिक बहुपद का घात कितना होगा भाई? 1। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो 1 हमारा आंसर हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन है कि यदि px बराबर qx गुना gx और घात px की घात दी गई है 6 और gx की घात दी गई है 2, तो px बटा gx का घात कितना होगा? तो हम जानते हैं कि भाग में पावर घट जाता है। भाग में पावर क्या हो जाता है? घट जाता है। ये पावर है, घात यानी पावर, ये भी पावर है। तो जब भाग करेंगे तो पावर जो है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो 6 में से 2 गया, कितना हुआ? 4। तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग। तो हम लोग जानते हैं शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा a, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे, इसको a कहते हैं, इसको b कहते हैं और इसको c कहते हैं। तो बराबर ये देखेंगे, एक माइनस फॉर्मूला में ही दिया गया है और एक माइनस पहले से b के पास मौजूद है। तो माइनस और माइनस डबल हो गया, एक फॉर्मूला का माइनस, एक उसका माइनस, तो दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। माइनस जब डबल होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा +11, प्लस नहीं लिखेंगे, बटा a का मान कितना है? देखिए 6 है। तो 11 बटा 6 हमारा आंसर हो गया। 18 नंबर प्रश्न है समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के कितने हल होंगे? तो हम जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनेक। तो इसका आंसर होगा अनेक हल, यही हमारा आंसर हो गया। 19 नंबर प्रश्न है समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 15 के कितने हल होंगे? तो हम लोग जानते हैं कि ये जो चर है x का जो गुणांक होगा यानी x के पहले जो नंबर लगा होगा उसको a कहते हैं, y के पहले जो नंबर लगा होगा उसको b कहते हैं, और ये जो बगैर चर का जो मुस्मात है बेचारा, इसको c कहते हैं। तो इसमें दो समीकरण है, तो इसका जो a है इसको a1 कहेंगे और इसका जो a है इसको a2 कहेंगे। इसका जो b है इसको b1 कहेंगे और इसका जो b है इसको b2 कहेंगे, ठीक। इसका जो c है इसको c1 और इसका जो c है इसको c2 कहेंगे, ठीक। तो कितने हल होंगे इसको जांचने के लिए हम लोग इसका अनुपात ज्ञात करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम a1 बटा a2 ज्ञात करेंगे। कितना होगा भाई बताओ? a1 का मान 2 बटा a2 का मान कितना है? 4, काट दो, 2 का 2, 2 दूना 4, तो 1 बटा 2 हो गया, ठीक। अब हम लोग b1 बटा b2 निकालेंगे। 3 बटा 6, 3 बटा 6 कट जाएगा, 1 बटा 2। यदि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 नॉट इक्वल है यानी अनइक्वल है, बराबर नहीं है, तो उसका एक हल होता है। और अगर बराबर है तब हम तीसरा अनुपात भी निकाल के देखेंगे, किसका? C1 और C2 का। C1 का मान 5 बटा C2 का मान 15, 5 का 5, 5 तिया 15, 1 बटा 3। तो हम देख सकते हैं कि दो अनुपात बराबर है, 1 बटा 2, 1 बटा 2। तीसरा अनुपात बराबर नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। तो ऐसी जब स्थिति होती है तो उस समीकरण का कोई हल
नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा कोई हल नहीं है। आंसर 20 नंबर प्रश्न में है कि यदि दो समीकरण संगत हैं, दो रैखिक समीकरण संगत हैं, दो चर वाले समीकरण, तो उनके आलेख कैसे होंगे। संगत कब होता है? एक हल तो भी संगत, अनेक हल तो भी संगत, कोई हल नहीं तो ये संगत नहीं होगा। तो एक हल अनेक हल दोनों स्थिति में उसको हम लोग संगत कहते हैं। तो एक हल होगा तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा, अनेक हल होगा तो संपाती रेखा होगा। इस प्रकार यह दोनों आंसर होगा। 21 नंबर प्रश्न है, एक वृत्त है और उसका व्यास मान लीजिए कि ये है ए बी, ठीक है। उसके व्यास के सिरों यानी किनारों का निर्देशांक दिया है 2,3 और इस किनारे का दिया है 6,-7। तो हमको केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसका निर्देशांक नहीं दिया है तो x, y मान लिया जाए। तो हम जानते हैं कि ये जो केंद्र होता है ये व्यास का मध्य बिंदु होता है। क्या होता है? मध्य बिंदु। तो इसलिए O के नियामक कहें या निर्देशांक कहें, मध्य बिंदु के सूत्र पर बनेगा। मध्य बिंदु का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2। x1 का मान 2, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। x1 का मान 2 और x6 2 प्लस 6 बटा 2 कोमा y1 का मान 3 प्लस -7 बटा 2। तो ये आपका हो गया 8 बटा 2 और ये आपका हो गया -7 में से 3 गया 4 बटा 2। काट सकते हैं, 2 चौका 8, 2 दूना 4। इस प्रकार हमारा आंसर हो गया 4, -2। यही हमारा आंसर हो। 22 नंबर प्रश्न में है कि त्रिभुज ए बी सी है, उसके भुजा ए बी और ए सी पर दो बिंदु हैं पी और क्यू। इस प्रकार स्थित है कि पी क्यू जो है वो बी सी के पैरेलल है। तो देखिए जब पी क्यू बी सी के पैरेलल है तो यहाँ हम थेल्स प्रमेय लागू कर सकते हैं। थेल्स प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं कि इधर वाला साइड का जो दो भाग हो रहा है, कौन कौन भाग हो रहा है? एक 3 और एक 2। तो 3 बटा 2 बराबर होगा इधर वाले भाग का 6 बटा x, हेतना बटा हेतना बराबर हेतना बटा हेतना, ठीक है। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, 3x बराबर 6 में 2 से 6 दूना 12, 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12। तो x बराबर 4 हमारा आंसर हो गया। 26 नंबर प्रश्न में है कि यदि कोई जीवा, जीवा हम किसको कहते हैं? जिसके दोनों अंत बिंदु वृत्त पर हों, ओर भी वृत्त पर हो, छोर भी वृत्त पर हो, ठीक। तो यह जीवा हो गया। इस जीवा का नाम ए बी है। यह जीवा ए बी दिया गया है कि केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। कै डिग्री का? 60 डिग्री। अब इसमें पूछ रहा है कि अगर ए और बी पर स्पर्श रेखा खींचा जाए, स्पर्श रेखा मान लीजिए खींच दिए ए और बी पर, तो दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा? ये कितना होगा? तो हम जानते हैं कि ये और ये दोनों मिलकर 180 होता है। तो इस प्रकार ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हमारा आंसर होगा। 27 नंबर कह रहा है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो इसका आंसर होगा अनेक। अनेक इसका आंसर हो गया। 28 नंबर है √1 + tan स्क्वायर a का मान कितना होगा? तो हम जानते हैं कि √1 + tan स्क्वायर a का वैल्यू sec स्क्वायर a होगा।
और जब हम इसका रूट करेंगे तो सेक का जोड़ा लग जा रहा है, स्क्वायर है, 2 बार सेक होगा तो सेक का जोड़ा लग जाएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, तो सेक ए हमारा आंसर हो गया। 29 नंबर प्रश्न है, कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कोसेक को हम सेक में बदल सकते हैं, टेन को कॉट में बदल सकते हैं, साइन को कॉस में बदल सकते हैं। कब? जब 90 में से हम इस एंगल को घटा देंगे। तो कोसेक को हम सेक में बदल देते हैं, लेकिन शर्त क्या है, 90 में से इस एंगल को घटाना पड़ेगा। 90 में से 57 घटा देंगे और उसके बाद ये नहीं बदलेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो सेक स्क्वायर घटेगा तो 33 डिग्री होगा। कितना होगा? 33 डिग्री, और माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री। तो अब देखेंगे, अगर ये दोनों एंगल सेम है तो जो फॉर्मूला पढ़ा गया है वो काम करेगा, अगर ये एंगल सेम हो तब। ठीक है, जैसे यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी अल्फा, यहाँ भी अल्फा, यहाँ भी बीटा, यहाँ भी बीटा, यहाँ भी 33, यहाँ भी 33 सेम है, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मान होता है 1, तो इसलिए हमारा 1 आंसर हो गया। 33 नंबर प्रश्न है बच्चों, यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फा बराबर वाट। तो पहले हम लोग अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं, 3 से एक क्रॉस कर देंगे, कै बार में? 30 बार में। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया? 30 हो गया। तो हमको साइन अल्फा निकालना है, तो हम लिखेंगे साइन अल्फा का वैल्यू कितना आया है? 30, साइन 30। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बाप? 1/2 हमारा आंसर हो गया। 34 नंबर प्रश्न है, साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा बराबर वाट। तो हम जानते हैं कि साइन को हम कॉस में बदल सकते हैं। कैसे? साइन को कॉस में बदल देंगे, 90 में से ये जो एंगल दिया है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। 90 घटाओ कितना है भाई? 2 आइटम है, 45 भी है, थीटा भी है, इसलिए ब्रैकेट देना आवश्यक है। 45 प्लस थीटा ब्रैकेट 1, इसको उतार देंगे, कॉस, ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट के पहले माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी आइटम होंगे सबका चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस है तो ये माइनस 45 हो जाएगा, ये प्लस थीटा है तो माइनस थीटा हो जाएगा, और इसको ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे इसको कॉस। देखिए 90 में से 45 गया, 45 बचा, और थीटा का थीटा बच गया, और ये आपका हो गया कॉस 45 माइनस थीटा। ये भी कॉस, ये भी कॉस, एंगल भी सेम है तो वैल्यू भी सेम होगा, और जब वैल्यू सेम होगा तो घटाएंगे तो क्या बचेगा? कट गया तो क्या बचा? 0 हमारा आंसर हो गया। 37 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज ABC है, उसमें AD बटा BD का वैल्यू 3/5 है। AD बटा BD का वैल्यू 3/5 है, और AC का वैल्यू यानी A से लेकर C तक का वैल्यू 5.6 है। तो हमको A ही निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, तो अब देखेंगे थेल्स प्रमेय में ये ज़रूरी नहीं है कि ऊपर वाला बटा नीचे वाला, ये अनुपात भी हो सकता है। ऊपर वाला बटा सौंसे यानी पूरा, ऊपर वाला बटा पूरा बराबर इधर का ऊपर वाला बटा ये पूरा, या नीचे वाला बटा पूरा बराबर इधर का नीचे वाला भी लेंगे और बटा पूरा लेंगे। ठीक है, तो हम ले सकते हैं इस प्रकार, हमको AC दिया हुआ है ना, AC तो पूरा है, इसलिए हम पूरा लेंगे यहाँ पर। तो हम लेंगे 3 बटा इसका पूरा लेंगे तो 8 हो जाएगा। कितना होगा? 5 और 3 कितना होगा? 8 बराबर, इधर नहीं दिया हुआ है तो इसको हम x मान लेते हैं, ये x मान लेते हैं। तो इधर का पूरा कितना दिया है? 5.6। ठीक, अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 8 में x से 8x बराबर 3 गुना 5.6। ठीक है, 8 से ये कट जाएगा, 8 7 56, 0.7। तो x बराबर 7 तिरका 21, 2.1 cm हमारा आंसर होगा। 38 नंबर प्रश्न है कि 10 cm त्रिज्या वाला कोई वृत्त है, उसका कोई जीवा है जो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। क्या डिग्री का? 90 डिग्री का।
एक जीवा हम बना लेते हैं, जीवा बना लिए और ये केंद्र हो गया, इसको मिलाएंगे तो यहाँ केंद्र पर ये क्या डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये त्रिज्या है तो 10 होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी त्रिज्या है तो ये भी 10 होगा। ठीक है, तो यह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं 90 के सामने वाले को H कहते हैं। क्या कहते हैं, H यानी कर्ण, हाइपोटेन्यूज। तो H हमको निकालना है, H बराबर होता है √e² प्लस b² बराबर √ e का मान 10, b का मान 10, तो बराबर √100 प्लस 100 बराबर √200। 200 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 10 गुना 10, इसका जोड़ा लग गया, ये बाहर निकलेगा, इसका नहीं लगा, ये जेल में कैद रहेगा, रूट में कैद रहेगा। 10√2 cm आंसर हमारा हो गया। 40 नंबर प्रश्न है, रैखिक समीकरण में चर की घात होती है। हम जानते हैं रैखिक जब आ गया तो इसका मतलब कि उसका घात कितना होगा, 1 होगा। रैखिक बहुपद हो, रैखिक समीकरण हो तो उसका घात कितना होगा, 1। तो 1 हमारा आंसर हो गया। 52 नंबर प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल यानी अल्फा 1/3 हो तो दूसरा मूल ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा गुना बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा यानी एक मूल दिया हुआ है कितना, 1/3। बीटा नहीं दिया है, निकालना है तो बीटा ही रहेगा। c का वैल्यू देखेंगे 3, a का वैल्यू 3, 3 से 3 ये कट जाएगा तो बीटा बराबर कितना हो गया, 3 हमारा आंसर हो गया। 59 नंबर प्रश्न है, y अक्ष पर वह बिंदु जिसकी 4,2 से दूरी 5 है। तो हम जानते हैं कि y अक्ष पर कोई बिंदु होता है तो उसका x का वैल्यू 0 होता है। तो माना कि वह बिंदु P है और उसका वैल्यू x का मान 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि वह बिंदु कहाँ है, y अक्ष पर स्थित है और y का वैल्यू y होगा। ठीक है, 0,y होगा, वह बिंदु क्या होगा, 0,y। और उसकी इस बिंदु से दूरी कितनी है, मान लो इसको a मान लेते हैं, a से दूरी कितनी है, 5 है। यानी कि P और A के बीच की दूरी कितनी है, 5। तो यहाँ दूरी सूत्र हम यूज कर सकते हैं। दूरी सूत्र x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर बराबर 5। ये रूट हम यहाँ से हटाएंगे। ठीक है, हटा देते हैं। x1 का वैल्यू देखेंगे, ये x1 हो गया और ये x2 हो गया, ये y1 ये y2। ठीक है, तो x1 माइनस x2 तो 0 माइनस 4, y1 y माइनस y2 2 होल स्क्वायर बराबर, देखिए रूट यहाँ छोड़े हैं, नहीं लिखे हैं, तो उस रूट के स्थान पर रूट जब इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ बचा -4 का स्क्वायर 16 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू a y इंटू b 2 बराबर ये 25 हो गया। ठीक है, अब ये आपका हो गया 16 y स्क्वायर प्लस 16 और 4 20 हो गया, माइनस 2 दूना 4y और 25 को इधर ला लेंगे, माइनस 25 बराबर 0। इसलिए लाएं क्योंकि ये द्विघात समीकरण हो गया। देखिए ये इसका घात कितना है, 2। तो इसको पहले सजा लेंगे, y स्क्वायर पहले होगा, तब ये माइनस y वाला होगा 4y और प्लस माइनस घट जाएगा तो -5 बराबर 0। यहाँ से y का वैल्यू निकालने के लिए 3 विधि है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। 3 तरीकों से इसको हम हल कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। पहला तरीका है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग करके कर सकते हैं, या द्विघाती सूत्र यानी अल्फा बीटा का जो सूत्र होता है उसका उपयोग करके निकाल सकते हैं, या तीसरी विधि जो है, जो सबसे आसान विधि है, गुणनखंड विधि है। तो हम लोग गुणनखंड विधि से आइए इसको हल करते हैं।
वाई स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं -5y और +1y, घटाएंगे तो इतना आ जाएगा -4 और गुना करेंगे तो 5 एकम 5 इतना आ जाएगा, ठीक है। और -5 बराबर 0, कॉमन निकालेंगे, y कॉमन निकलेगा तो यहाँ y बचा और -5 बचा, प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ क्या बचा y -5 बराबर 0। y -5 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा y -5 इंटू y +1 बराबर 0, या y -5 बराबर 0 या y बराबर +5, ठीक है। या अब उसको तोड़ेंगे, y +1 बराबर 0 या y बराबर -1, ठीक है। अब ऑप्शन देख लिया जाए तो इस प्रकार वह बिंदु हो सकता है, पहला बिंदु तो 0 है, 0, y का वैल्यू हम 5 भी ले सकते हैं, या एक और बिंदु हो सकता है 0, -1। 61 नंबर क्वेश्चन है 7x² - 12x + 18 बराबर 0 के मूलों का योग और गुणनफल का अनुपात होगा। तो हम लोग जानते हैं मूलों का योग यानी -b/a, अनुपात को आ रहा है तो बाटा करेंगे, बाटा गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a, नीचे नीचे कट जाएगा भाई, a से a कट गया तो बच गया आपका -b/c, तो माइनस ये a है, ये b है, ये c है, -b कितना है भाई, तो एगो ई माइनस एगो ई माइनस, डबल आ गया तो प्लस हो जाएगा 12/a का मान 7, तो 12/7 हमारा आंसर हो गया। 67 नंबर क्वेश्चन है AP 14, 9, 4, -1, -6 का nवां पद होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग a मालूम कर लेते हैं, a कहते हैं प्रथम पद को, प्रथम पद क्या है, पहल का आइटम क्या है 14, तो लिखेंगे a बराबर 14, a बराबर 14, और d बराबर हो गया सारवा अंतर, d बराबर 9 - 14, अगला माइनस पछिला बराबर -5। अब हमको nवां पद निकालना है, तो nवां पद का फॉर्मूला होता है भैया an बराबर a प्लस n -1 गुना d, ठीक है। a का मनवा बैठाइए कितना है 14 प्लस n -1 गुना d का मनवा -5, 14 का 14, -5 से दोनों गुणा में गुना होगा, दोनों गुणा में -5 में n से -5n, -5 में -1 से +5, तो आप देखेंगे ये और ये समान है, इसको जोड़ सकते हैं, प्लस है 14, 5, 19, आई दूसरा जात है, ही नहीं जोड़ाएगा, इतना ही आंसर हो गया। 75 नंबर प्रश्न है, एक पहिया माने चक्का, व्हील का व्यास 40 cm है, 176 मीटर की दूरी तय करने में 176 मीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाना होगा। 176 मीटर अगर उस चक्का को तय करना है तो कई बार चक्कर मारना पड़ेगा, यही प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग इसका त्रिज्या निकाल लेते हैं, त्रिज्या यानी r व्यास का आधा होगा, तो हम 40/2 कर देंगे, काट देंगे, 20 बार में कट गया तो 20 cm हो गया। अब उसके बाद देखिए 176 मीटर की दूरी है, तो दूरी बराबर 176 मीटर, cm में बदल देंगे क्योंकि वो cm में है, ठीक है। 1 मीटर में 100 cm, तो 176 मीटर में तो 176 100 cm यानी 17,600 cm, ठीक है। अब चलिए, चक्करों की संख्या बराबर दूरी बटा परिधि, दूरी बटा परिधि, तो दूरी कितना है बाबू, दूरी कितना है देखिए 17,600 बटा परिधि होता है 2πr, ठीक। तो 17,600 बटा 2 गुने 22/7, पाई का वैल्यू 22/7,
22/7 है, बटा के नीचे है तो पलट जाएगा 7 ऊपर 22 नीचे, ठीक है। बटा के नीचे है इसलिए पलट दिए हैं, तो 22/7 होता है तो 7 ऊपर 22 नीचे है, तब उसके बाद गुना आर का वैल्यू 20, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 11 से 11 दूना 22, 11 एकम 11, 6 6 66, 11 6 66 और 0 बच गया, ठीक। अब फिर 2 से कट गया 80 बार में, फिर 2 से कट गया 40 बार में, फिर 2 से कट गया 20 बार में, तो अब बच गया 20 गुना 7, 20 गुना 7 तो बराबर 140 हमारा आंसर हो गया। चलिए 77 नंबर प्रश्न में है कि एक बेलन है, उसका व्यास 28 cm है और ऊंचाई जो है वो 2 cm है, ठीक है। तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब देखेंगे सबसे पहले हम ऊंचाई दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आर निकाल लेते हैं। आर बराबर उसका आधा होगा 28/2, 2 से कट गया 14 बार में, तो बराबर 14 cm हो गया। और एच का मान दिया हुआ है 2 cm। तो अब देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr इंटू एच प्लस आर, यही फार्मूला होता है। 2 गुने 22/7 गुने आर का मान देख लीजिए 14 गुना एच प्लस आर जो है जोड़ देंगे, 20 14 34, ठीक है। अब देखिए 20 और 14 जोड़ दिए एच प्लस आर तो 34 हो गया, ये समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए 7 से 14 कट गया, 7 दूना 14, अब गुना कर देंगे 22 दूना 44 और 44 दूना 88, 88 में 34 से गुना कर दिए, 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 3 का 24 और 3 27 और फिर उतना है जोड़ दिए 9 7 2 9, तो 2992 cm² हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है 78 नंबर। गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो आयतन होगा। देखिए इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना, मुजावानी बना सकते हैं। कैसे? इसका आयतन होता है 4/3 πr³। तो त्रिज्या 3 गुना होगा तो आयतन 3 का क्यूब कितना होगा? 27। 3 का क्यूब कितना होगा? 27। तो 3 का क्यूब हम कर देंगे, 3 का क्यूब करेंगे 3 तिरका 9, 9 तिरका 27, तो 27 गुना हमारा आंसर हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अब देखिए अगर त्रिज्या दुगुनी कहेगा तो शॉर्टकट समझ लीजिए, 2 का क्यूब कर देंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुना आंसर हो जाएगा। अगर त्रिज्या 4 गुना कहेगा तो 4 गुने 4 गुने 4, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 गुना हो जाएगा। अगर त्रिज्या 5 गुना कहेगा तो 5 गुने 5 गुना 5 यानी 125 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 cm² दिया हुआ है, ठीक है, और उसकी त्रिज्या यानी r बराबर 14 cm दिया हुआ है। हमको तिर्यक ऊंचाई निकालना है, तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तिर्यक ऊंचाई को L कहते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 880, या इसका फॉर्मूला होता है πr/L बराबर 880, ठीक है। या 22/7 गुना r का मान देखिए 14 दिया हुआ है, 14 गुना L नहीं दिया है तो L रहने देंगे बराबर 880। 7 से हम काट दिए, 7 दूने 14, ठीक है, और 2 से काट दिए 44 बार में, एक ठो अंडा बच गया, ठीक है। अब 22 से काट दिए, 22 दूने 44, एक अंडा बच गया। तो इस प्रकार L का मान 20 cm हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है हमारा 81 नंबर। वृत्त की परिधि 4 पाई दिया हुआ है और हमको r बराबर वाट r निकालना है। तो हम लोग जानते हैं परिधि बराबर 4 पाई दिया हुआ है, परिधि बराबर 4 पाई, या परिधि के स्थान पर उसका फॉर्मूला 2πr बराबर 4 पाई। पाई से पाई कट गया,
पाई से पाई कट गया और 2 से 4 काट दिए 2 बार में, तो r बराबर 2cm हमारा आंसर हो गया। 82 नंबर प्रश्न है 6 cm त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। ठीक है, तो चलिए हम एक अर्धवृत्त बनाते हैं। ये हमारा एक अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वृत्त की परिधि हो गई, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये व्यास हो गया। ठीक है, तो कुल परिमिति निकालना है तो हमको चारों तरफ से उसको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक वृत्त की परिधि हो गई, हाफ वृत्त की परिधि, और ये दोनों मिलकर यहाँ देखेंगे ये केंद्र हो गया। ठीक है, इसके दोनों तरफ आर होगा, इधर भी आर होगा और इधर भी आर होगा। ठीक, तो इसकी कुल परिमिति बराबर हाफ वृत्त की परिधि। ठीक है, कुल परिमिति बराबर हाफ वृत्त की परिधि, समझ रहे हैं, कुल परिमिति बराबर हाफ वृत्त की परिधि। तो हम लोग लिखेंगे हाफ इंटू 2πr, हाफ सी। ठीक है, हाफ परिधि प्लस 2r, 2r 2r। ठीक है, तो हाफ इंटू सी का मान 2πr, 2πr। ठीक है, और r का मान 6 हो गया प्लस 2r। ठीक है, यानी 2 गुने 6, तो अब हाफ से 2 कट गया, 6 पाई बचा और प्लस 12 बचा। तो यहाँ हम 6 कॉमन निकाल सकते हैं, 6 से दोनों कट रहा है, देख रहे हैं 6 से दोनों कट रहा है, 6 कॉमन निकाल लिए, ब्रैकेट देंगे, पहला में पाई बचेगा प्लस 6 दूना 12, 2 बचेगा। तो इस प्रकार यही हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है हमारा 21 cm त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाए। ठीक है, चलिए हम एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, वृत्त बना दिए, इस पर 2 बिंदु हम ले लेते हैं, ये केंद्र हो गया O, केंद्र O हो गया। ठीक है, चाप हम जानते हैं, वृत्त पर 2 बिंदु अगर हम ले लेते हैं A और B, बिंदु ले लेते हैं A और B, ये चाप हो गया। ठीक है, A और B ले लिए, तो A से लेकर B तक देखेंगे, A से लेकर B तक यही चाप हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है कि ये केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये चाप हो गया, ये चाप A से लेकर B तक केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो केंद्र से इसको मिला देंगे A और B को, और देखिए केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना दी। ठीक है, केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाई, 60 डिग्री का। ठीक है, तो 60 डिग्री का कोण बनाई, और त्रिज्या कितना है भाई, तो हम लोग जानते हैं चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है 2πr थीटा बट्टा 360। ठीक है, बराबर 2 का 2 गुना छुपा है, पाई का मान 22/7 गुना r का मान 21, देखिए 21 दिया है, 21 गुना थीटा का मान 60, देखिए थीटा उसी को कहते हैं, थीटा का मान 60/360। ठीक है, ये 0 से ये 0 कट गया, 6 से 6 बार में छटका देंगे, 6 छक्के छटक गया 36। अब देखिए 7 से 7 तिरका 21 3 बार में, और फिर 3 से 6 को काट दिए 2 बार में, और 2 से 2 कट गया, तो हमारा 22 बचा, क्या बचा 22, तो 22 cm यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 84 नंबर प्रश्न है, घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात तो होगा। ठीक है, तो अब देखेंगे आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो हम लोग लिख सकते हैं, तो इसका भुजा कैसे निकलेगा, तो हम जानते हैं कि इसका क्यूब रूट कर देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे अगर आयतन 1:27 है तो उसका भुजा निकालने के लिए उसका क्यूब रूट कर देंगे, क्योंकि भुजा का क्यूब करने पर आयतन प्राप्त होता है, भुजा का क्यूब करने पर आयतन प्राप्त होता है। ठीक है,
तो आयतन का अनुपात दिया है 1:27, तो हम लोग लिखेंगे क्यूब रूट अंदर 1:27 बराबर 1/3। ठीक है, क्यूब रूट अंडर 1/27 बराबर 1/3। तो भुजा हो गया 1/3, भुजा आपका हो गया कितना 1/3, भुजा हो गया 1/3। हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 6a² यानी भुजा का स्क्वायर होता है, तो इसलिए इसका स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 अनुपात 3 का स्क्वायर 9, तो 1:9 हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, देखेंगे एक बेलन की त्रिज्या 80 cm है और ऊंचाई 20 cm है, तो हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या निकालना है भाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात का मतलब बट्टा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बराबर हम लिख सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h बटा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr × h + r। अब देखिए 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, r से r कट गया, तो बच गया आपका h बटा h + r। तो मान बैठा देंगे, h का मान देखिए 20 है, 20 रख देंगे बटा नीचे h + r यानी दोनों को जोड़ना है, तो 20 और 80 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे 20 का 20 और 20 बचे 100, तो 1:5, यही हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, दो पासों को एक साथ फेंका जाए, दो छक्कों को, पासा समझ रहे हैं, लूडो का छक्का जो होता है छक्का, उनको एक साथ फेंका जाए तो दोनों पर अंक 5 आने की प्रायिकता होगी। दोनों पर अंक 5 प्राप्त आने की प्रायिकता, यानी पहले छक्के पे भी 5 आए और दूसरे छक्के पर भी 5 आए। तो हम जानते हैं कि एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो उसमें टोटल 6 परिणाम होते हैं। टोटल कितने परिणाम होते हैं? 6 परिणाम होते हैं। ठीक है, तो दो पासों को अगर एक साथ फेंका जाए या दो पासों को फेंका जाए तो कुल परिणाम हो जाएगा हमारा, 6 में 6 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36। तो कुल परिणाम हमारा 36 हो गया। कुल परिणाम कितना हो गया 36। हमको लाना है दोनों पर 5 लाना है, दोनों पर 5 लाना है, तो दोनों पर 5 एक ही बार आ सकता है, दोनों पर 5 एक ही बार आ सकता है, तो इसलिए हमारा आंसर हो गया 1 बटा टोटल परिणाम 36 आंसर। अगला प्रश्न है, कोई त्रिभुज है, उसके 3 शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं या नियामक दिए हुए हैं। 3 शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, तीनों के नियामक दिए हुए हैं। नियामक कहिए या निर्देशांक कहिए, ठीक है। पहला निर्देशांक दिया हुआ है -1, 0 और अगला निर्देशांक दिया हुआ है 5, -2, ठीक है। इससे तीनों दिया हुआ है, तो केंद्रक के नियामक का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 बटा 3, y1 + y2 + y3 बटा 3, ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो अब देखिए x1 का मान हो गया आपका, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, उसी तरह ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, ये y3 हो गया, ठीक है। तो चलिए x1 का मान कितना है -1 प्लस x2 का मान कितना है 5 प्लस x3 का मान 8/3, y1 का मान 6, 8, 0 प्लस y2 का मान -2 प्लस y3 का मान 2/3, ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये देखिए अब जो है तो आपका हो गया 8 और 5, 13 हो गया, 13 में से 1 घट गया, तो ये आपका हो गया 12/3, 12/3, इधर 0 का कोई वैल्यू नहीं है, -2 + 2 कट गया, तो ये क्या बचा 0 बचा, तो 0/3, 0 के नीचे कितना हो हीरो रहेगा, तो 0 ये होगा, तो इसलिए 12/3, 0 ये कट जाएगा, 3 × 4 = 12, तो 4, 0 हमारा
अगला प्रश्न है हमारा 100 नंबर। यदि tan थीटा बराबर √3 तो sec थीटा बराबर वाट। तो tan थीटा बराबर √3 है, दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि tan का मान √3 कब होता है? tan थीटा बराबर √3 की जगह पर tan 60, tan से tan कट गया तो थीटा बराबर 60 डिग्री। तो अब हमको निकालना है sec थीटा, यानी कि sec थीटा बराबर हो जाएगा sec 60। sec 60 यानी cos 60 का उल्टा। तो cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान 1/2 होता है। तो sec 60 का मान उसको पलट देंगे, तो 1/2 का उल्टा यानी नीचे का ऊपर ऊपर खींचे तो 2/1 नहीं लिखेंगे।